Speaker, sir. Fact, very बहुत सारे विषय डिपार्टमेंट बिल की तो सिर्फ एक दुख से मैं कह रही हूं, मगर दुख इतनी बोलना आवश्यक। इस बिल आज उसके दायरा अगर चर्चा हुआ इतना, जिससे सबको विषय समझ में आ रहे और हमें भी इस विषय का गहराई हमारे माननीय सभी सदस्यों गण के भाषण से व्यक्त हो रही है। मगर आज का बिल का विषय ये इतना बड़ा नहीं, ये बहुत विनम्रता से हम आपके सामने में रखना चाह रही हूं। मैंने सोचा ये रिप्लेसमेंट बिल है, ऑर्डिनेंस को हटा रहे हैं और बिल को लेजिस्लेटिव अप्रूवल के साथ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल और ऑर्डिनेंस में भी कोर्ट के द्वारा जो हाईलाइट हुआ है, एक जो एरर, उसको करेक्ट करने के लिए जो आदेश कोर्ट से आया है उसको पालन करते हुए, क्योंकि तब पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, ऑर्डिनेंस ले आए और जब सेशन शुरू हो गया है उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस हम कर रहे हैं। So it is essentially responding to the court which rightly pointed out an error, to correct that error, and because session was not on, we had to do it through an ordinance, and after that the first available session we are bringing it as a bill to replace the ordinance. But in this bill the matter is very limited. बहुत सारे हमारे एमपी गण इस विषय के ऊपर बोल दिया कि क्या था वो एरर, उसको करेक्ट क्यों करना आवश्यक समझा और कोर्ट ने आदेश दिया, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत विस्तार से नहीं जाना चाह रही हूं। मगर एक विषय, उस संबंधित विषय में बोलना चाह रही हूं। ये अमेंडमेंट का एरर में 1 मई से जो ऑर्डर, 1 मई 2014 से जो ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन में आया, नोटिफिकेशन उसका 1 मई 2014 में हुआ, जो कानून 2011 में पेश हुआ, 2014 में पास हुआ और 2014 1 मई को उसका नोटिफिकेशन हो रही है। उसमें एक एरर, त्रुटि बोलते हैं, त्रुटि था। तो उस त्रुटि को करेक्ट करने के लिए हम इतने दिन क्यों वेट किया, ये भी प्रश्न बहुत सारे माननीय सदस्यगण ने उठाए। मगर मामला कोर्ट में चले गए और बहुत सारे कोर्ट में हियरिंग्स भी हो रहा था। और जब 2017 में कई सदस्य कोर्ट केसेस का डेट्स में भी कुछ इधर उधर डेट्स इतना सही नहीं बताया, मैं उसको भी सही करेक्ट करने के लिए कोशिश कर रही हूं। वो मुंबई हाई कोर्ट जो गोवा बेंच का डिसीजन था वो हुआ अप्रैल 2017 में। ये 1 मई 2014 में जो गलती हुआ उसका कोर्ट में चर्चा गोष्ठी होने के बाद, ट्रायल होने के बाद, उसका गोवा कोर्ट बेंच ने मुंबई हाई कोर्ट का अप्रैल 2017 में उनका आदेश उस समय आया। मगर त्रिपुरा कोर्ट का आदेश जून 2021 में हुआ। इस साल जून में त्रिपुरा कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसको आप ऐसे छोड़ना नहीं है, स्पिरिट ऑफ द एक्ट हम सब समझ रहे, मगर आप करेक्ट करना ही होगा। और वो बात कहने के समय त्रिपुरा के कोर्ट के द्वारा ये भी विषय स्पष्ट किया गया है कि जल्द से जल्द अमेंड करो, और अमेंड करने के बाद आई एम रीडिंग दिस आउट, द कोर्ट asserted
that both the central government and the state government shall publish a notification bringing about the content of this order, court order, in short, for the public notice, so that the requirement of Article 20, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ सांसदगण माननीय स्पीकर जी उस कंसर्न को, सही कंसर्न को व्यक्त किए कि क्या ये अमेंडमेंट करने की वजह से आर्टिकल 20 में जो हक दिया गया उसका उल्लंघन तो नहीं हो रही है। भर्तृहरि मेहताब जी रेस किए, माननीय मनीष तिवारी जी रेस किए, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ एमपी गण उसका विषय रेस किया। तो कोर्ट का डायरेक्शन भी इस विषय में स्पष्ट है और इस लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट के बाद उसको हम पालन करना आवश्यक है। इसीलिए मैं दोबारा उसको स्पष्ट करना चाह रही हूं। The court asserted that both the central government and the state government shall publish a notification bringing about the content of this order, in short, for the public notice, so that the requirement of Article 20 of the Constitution of India is not diminished. इस कानून के द्वारा जो अमेंडमेंट हम ले आ रहे हैं वो आर्टिकल 20 का लेटर एंड स्पिरिट में रिस्पेक्ट करता है, डिमिनिश नहीं करता। वो मैं आपके द्वारा इस हाउस में स्पष्ट रखना चाह रही हूं। और इस विषय में हमने माननीय एसजी सॉलिसिटर जनरल के द्वारा उनके सुझाव, उनके एडवाइस भी लिए और इसमें एक विषय और स्पष्ट करना चाहिए जिससे आपका ये जो डाउट मन में रहता है वो भी हट जाएगा, मिट जाएगा, विल बी रिमूव्ड। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी एक समस्या बहुत सारे सदस्यगण के मन में थे। रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, particularly because it's a criminal law, रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ के ऊपर परमिशन नहीं है। सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द क्रिमिनल लॉ के ऊपर हम अभी अमेंडमेंट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स आर परमिटेड। ये माननीय एसजी का ओपिनियन है, मैं इसलिए इस सदन में आपके द्वारा रखना चाह रही हूं माननीय स्पीकर जी। Clarificatory amendments, because they are only clarificatory and seek to remove an obvious mistake. इस mistake जो इसमें है, जो 1 मई 2014 में नोटिफाई हुआ, उस नोटिफिकेशन के द्वारा ही सबको समझ में आया वो एरर इसमें आ गए हैं। फिर कोर्ट ऑर्डर्स आया, उस एरर को एक्सप्लेन करते हुए अभी अमेंडमेंट ले आ रहे हैं। इसीलिए ये नया क्रिमिनल एस्पेक्ट को टच नहीं कर रहा, सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ को कुछ अमेंड नहीं कर रहा, नया क्रिमिनल लॉ का एस्पेक्ट ले नहीं आ रहा। इसीलिए कोई नया इंट्रोडक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट कर रहे हैं, एरर को करेक्ट कर रहे हैं। एसजी का एडवाइस भी है कि इट इज क्वाइट राइट टू डू इट, ये रिट्रोस्पेक्टिव करने में दिक्कत भी नहीं है। मगर इसमें रिट्रोस्पेक्टिव के विषय में ये भी प्रश्न पूछा गया कि अगर गलत भी नहीं है मगर क्यों करना है, आपको क्यों करना पड़ रहा रिट्रोस्पेक्टिव? I just want to explain that also as to why do you need to bring the retrospective aspect to this amendment correction. It's a clarificatory amendment, so you think it's right, you've obtained the opinion of the SG, it is fine. But then why retrospective? Substantive nahi hai, isliye retrospective allowed hai, but even then why do you want it? I agree normally criminal laws are not amended retrospectively, which I've mentioned it a minute ago. There is only one reason why this has got to be retrospective. We don't want to create, through this amendment, any new criminal liability with retrospective effect
but only seek to embed the intent of the legislature into the letter of the law. Between 2014, 1st May, when it was notified with an error unknowingly, and today when the amendment, or earlier when the ordinance was brought in with the amendment, we have corrected it. Between 1st May 2014 and the time when we have corrected it earlier with the ordinance, which was sometime in September, post the Tripura court, and now with the legislation. With this legislation, you have clearly said this amendment is brought in, the clarificatory amendment, the error is getting corrected. But what happens between 1st May 2014 and now? We don't want to have anything which is going retrospectively, bringing criminal liability and becoming a gray area in its own right, and therefore retrospective amendment. This amendment is being applied retrospectively. With this amendment, therefore, sir, the law will be in line with the intent of the legislature, which was before 1st May 2014, fine, and now it's fine, but in between there was a time when the error continued and created a lot of trouble for people. So we don't want to have criminal liability retrospectively, and therefore we have to bring this amendment, which is not a substantive amendment, but yet with a retrospective effect. A lot of discussion has happened. Quite a few larger issues have been discussed about the definition, about the treatment of licit versus illicit. Both interesting observations and right observations have come up, highlighting that it's all right now you're doing a correction which should have consequentially happened earlier when the amendment happened, but that didn't happen then, we are doing it now. But what about the larger issues? The treatment of people. Even then, also highlighting the point that when you're dealing with narcotics, highlighting the need for palliatives or palliative care where you will still need a bit of this narcotic for that purpose. How are we going to treat them? In that, whilst occupying your chair, Honorable Member Bhartrihari Mehtab mentioned about posti. Adirji can correct me, posti? Post. That is poppy seed, right? In Telugu, they will call it as kasalu. In Tamil, they will call it as kasakasa. Yeah, it is kaskas, as in Hindi, which is edible. I like to bring in, that is not germane to this debate, but I'd like to say here, there is no ban on edible post or poppy seed or kasakasa, kasalu in all languages. There is definitely no ban. In fact, I might say, for a minute wearing my commerce hat, we import poppy seeds for edible purposes. And quite a substantial quantity of it is imported because what we cultivate in this country for edible poppy is not sufficient. So we import every year. In fact, we import from countries like Turkey, Australia, and some other countries as well. So there is, I want to assure through you, Manya Speaker, sir, I'll come to that issue. I'll come to that. You're right, but I might want to now say, because it's Adhir Ranjanji who's getting up and speaking about it, it was during UPA the restrictions were brought in. I'm struggling to get it cleared. I'm actually struggling to make sure that enough poppy is grown, because particularly those regions of Rajasthan, yes, which cultivated Barmaid and border areas, Bikaner, cannot grow any other crop otherwise. And India needs palliative medicines. You need codeines to produce cancer palliatives. And we also need poppy for edible purposes. आदिर जी अब सही उस समय भी बोलना था जब यूपीए के द्वारा restrictions आया उसके ऊपर.
He was minister also. हाँ नहीं नहीं उस समय एकदम करार सख्त कंडीशंस लगाया राजस्थान ने दम घुट गए उनका दूसरा टीएमसी पे करना बहुत दिक्कत। नो वेरी राइट तब I आप fully नहीं agree. सुनते थे अजीर भाई। हाँ आदिर भाई आपकी बात तब सुना नहीं गया ना इसीलिए रिस्ट्रिक्शन आया हम हटा रहे हैं आपके बात सुन करके and also issues about punishments which are being given to different people like students, college students who are getting drawn into this. We need a social system through which we are able to deal with them with greater care. We don't want our young to become victims of these kind of misuse of drugs. And also the big concern, which many of the honorable members have rightly pointed out, about the harassment, which law enforcing agencies or whoever is undertaking. These are, and also I quite appreciated when Adir Ranjan Chaudhary ji brought the dimension, the multi-departmental dimension, which will have to play or have a role in this. He rightly recalled that it is Social Welfare Ministry, Family Welfare Ministry, Home Ministry, and also poppy cultivation coming under the Finance Ministry, Revenue Department, and so on. And you are right in highlighting, can there be a clear demarcation? Whilst clear demarcation can help, synergy also helps, greater bringing together, different ministries and departments. I appreciated the point of, sir, I'm also, Manya Speaker, sir, sorry, I'm also responding to issues which are not core to this amendment. I'm getting drawn into the larger debate that honorable members have brought into this context. N.K. Premachandran ji was right in saying, care should be taken while drafting. Now look at the time that we are spending to talk about one error, which has cost a lot of court's time and led to a lot of gray areas. And today we are spending time to understand why that has to be done. And in the context speaking about so drafting and the legislative process about which N.K. Premachandran ji spoke, absolutely I'm with you, I fully agree. Every full stop, using your own line, every full stop, every comma in a legislative framing of an act matters. And that's got highlighted in this court decision. We'll have to take clear care to make sure that the drafting are final. Sir, I'm coming to the final points of my response to the various members who spoke. I think 29 of them have spoken, participating in detail. I'm very impressed about the inputs I've received. We'll keep this in mind if and when the larger aspects will have to be looked in, and a fresh law, a comprehensive one, will be ever thought of to do it. So I just wanted to highlight the fact, again, going to the larger issue. Mehtab ji, even at the beginning, said ordinances, the country from where we've taken this constitution. UK does not do ordinances. Why are we doing it? And if we really have to bring in the legislation, why don't we straight get into the bill format rather than look at ordinances? And the tradition of going through an ordinance has been long in this country. I fully agree that that is a matter in which we can speak a lot, and not just for NDPS law, but also for other things where ordinances have become necessary. So if I go by the larger understanding which I get from the speeches of the honorable members, this particular amendment, correcting an error, giving a clarificatory amendment, and also applying retrospectively because it's not substantive for criminal law amendment, I don't see an objection. The larger objection is about why should there be an ordinance at all? And in this case, I've explained as to why the ordinance had to come in. So I can understand the other aspects. There is just one issue on which I want to highlight because it's important for the Indian economy.
And I'm sure majority of the members, because there's this translation available in the parliamentary system, couple of members speaking in Tamil went into the details of this Mundra port details. Manya Speaker, sir, I want to highlight here that the nearly 3,000 kgs of heroin which was confiscated in Mundra port. I wouldn't want to refer back again saying it is somebody else's port. It's nobody's. It's the national port. Every port is an asset for this country, whoever builds it. Mundra port is Mundra port, and I wouldn't name it after people who you choose to, honorable member, you choose to attribute it to. It is a national port. It may have been built by individuals or companies who each one of us may like or not so like. But it is a national port, and just because it's a private port, we think that we can say things. I'm a bit hesitant, because unless we have solid evidence in our hand to attribute certain things may not be right. Mundra port, 17th and 19th September were the time, September 2021 were the time when 2,988.21 kgs of heroin were caught. And that was done by the Department of Revenue Intelligence. 3 persons were later on arrested. We may call them small fire fries or whatever, unknown Indians or whatever. The names are all available through the media. But even on 6th of October, which is not even 3 full weeks, that case has been transferred via a Ministry of Home Affairs' order. The case has been transferred to the National Investigating Agency. No time was lost. Within 3 weeks, 19th September, Mundra port. 6th October, it has gone off to NIA. The case is being investigated by NIA. Now, following that, another arrest, another seizure has been made in Delhi airport, which doesn't again belong to any individual, it belongs to the nation. 16.105 kg of heroin was seized. And in that case, 2 Afghan nationals and 1 Indian national has been arrested. So, even in this case, 6th November, this case has also been transferred to the NIA, and the cases are being taken up with full seriousness, and the DRI and NIA are working together to share all the information so that we ensure this country's borders are safer. And I would want to highlight the fact that it is because of alert action taken by DRI that we were able to stop this huge consignment from coming into the country. I would think the DRI requires the appreciation of the entire House, rather than pointing a finger saying, how could this come? It's come from Afghanistan. It could have come from anywhere. But the point to be noted here is, and DRI didn't lose 1 minute. It didn't even look the other way when it could have entered the country. It didn't. They didn't allow it. They stopped it. And the case has rightly gone to NIA. Sir, I would definitely want to take your permission to say a few words in Tamil, because the questions were asked in Tamil. I would like to respond in Tamil. Mundra portல செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி அன்று 2988 கேஜி ஹெரோயின் பிடிக்கப்பட்ட செய்தி அனைவருக்கும் தெரியும். இதுல உடனடியா 3 பேரை அரெஸ்டும் பண்ணிருக்கோம். அவங்க சின்ன ஆளுங்க, பெரிய ஆளை பிடிக்கல. அது இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆன பிறகுதான் பிடிக்க முடியும். அதோட இல்லாம அந்த போர்ட், முந்திரா போர்ட்டை தவிர நம்மளுக்கு பிடிக்காத தொழில் அதிபர்கள் பேரை போட்டு அவங்க போர்ட்னு சொல்றது நியாயம் இல்லை.
அப்படி அது நியாயமில்லாததா இருந்தா அந்த தொழில் அதிபர்களை ஒரு கட்சி ஆட்சியில இருக்கும்போது, அது பிஜேபியை சேர்ந்த கட்சி இல்ல, பிஜேபி இல்ல, அந்த கட்சி ஆட்சியில இருக்கையில கேரளால இன்னொரு போர்ட்டை கட்டுறதுக்கு அவங்கள விரும்பி கூப்பிட்டு இருக்காங்க, டெண்டர் இல்லாம. அத அவங்கள பத்தி கேட்கிறோமா நம்ம கேள்வி? அங்க ஆட்சியில இருந்தவங்க உங்களோட தோழமை கட்சி, அவங்கள கேள்வி கேட்கறீங்களா? போர்ட்டுக்கு அவரையே கூட்டிட்டு வந்தீங்க, அதுக்கு டெண்டர் கூட நடக்கலைங்க. அப்போ டெண்டர் இல்லாம கூட்டிட்டு வந்து போர்ட்டை கட்ட சொன்ன போது நீங்க கேள்வி கேட்கல. இப்ப இங்கேயோ முந்திரால அவர் போர்ட்டை நடத்துறாருன்னு உடனே அவர் பேர்ல, அதனால அவர் தனியார் மயமாக்கப்பட்ட போர்ட்ல வந்திருக்கு. அதனாலதான் இது ஒரு நாட்டுக்கே ஒரு பெரிய டேஞ்சர்னு சொல்ற அளவுக்கு பேசுறது நாட்டுக்கு நல்லதல்ல என்பதை பணிவன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதை தவிர 16 kg ஹெரோயின் டெல்லியில பிடிக்கப்பட்டிருக்கு. मंत्री जी ने नहीं, ट्रांसलेशन के लिए मैंने इसीलिए नहीं मांगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था तमिल में ये बात उठाने वाले हैं। अगर पहले मालूम होता मैं भी परमिशन लेते सर, मैं इसको इंग्लिश में भी बोलती हूँ यही विषय को। तो பிறகு நவம்பரில் திரும்பி தில்லி ஏர்போர்ட்ல பிடிக்கப்பட்டிருக்கு. தில்லி ஏர்போர்ட்டுக்கும் இந்த நாட்டு ஏர்போர்ட் தான், அது யாரும் ஒரு தனிப்பட்ட தொழில் அதிபருக்கு உரியதாகாது. அங்க பிடிக்கப்பட்டதையும் NK Premachandran ji might want a clarification from me because I have said something indirectly. Madam is referring regarding the Vizhinjam port. I think so. Madam's observation in Tamil. Of course, you know because the Kerala, yeah, I can very well understand Tamil. The Kerala state government has invited the port, built the port without having the global tender. So we are discussing, to our information, subject to correction, is as a part of the global tender, he has participated. Only single tender, yes, the state government has requested him, the company to come, but without tender, I think that is to be corrected or subject to correction. NK Premachandran ji, Speaker sir, please allow me to respond to him. A very knowledgeable member of the parliament, very knowledgeable, but I'm sorry to say, we go through the process nowadays. When tender call is issued, if there is a single bidder, you don't do it. आपको तो सब नॉलेज हो सकती है, वो तो नहीं जी, टेंडर ग्लोबल टेंडर इश्यू कर सकते हैं, मगर आखिर एक ही बिडर है तो कैंसल होता है बिड, उनको बुला करके हम नहीं देते, यही है विषय। उधर आपने क्यों दिया, वो बात है विषय। क्यों दिया? सभी आपने माइक नहीं दिया, प्लीज फंस गए। No problem. Are you saying Dr. Shri NK Premachandran, EB Eden ji? No problem. Are you saying for a single bidder? No. I've heard you. I heard you seated. I would like you to extend the same courtesy to me when I'm standing. टेंडर बुलाना, उसके बाद एक ही बिडर आना, मतलब हो गया खत्म स्टोरी, कैंसल ही करना पड़ेगा। उसके बाद टेंडर बुलाया, मगर मेरा जीजाजी सिर्फ एक निकला, उसके लिए उनकी टेंडर दे दिया। ये टेंडर प्रोसेस नहीं है जी, ये प्रोसेस नहीं है। सिस्टम इज फ्रॉम A to Z, कॉलिंग टू टेंडर एंड एंड हु टेक्स द बिड। आप एंड तक प्रोसेस को फॉलो करो। मैंने शुरुआत में की, मगर बीच में तो एक ही बिडर निकला, इसलिए प्रोसेस को छोड़ दिया, उन्हीं को बुला कर दिया। ये कहां की प्रोसेस है सर? And nobody misleads Mr. Eden, EB Eden. I have not misled. I'm telling you the truth which you are not able to contradict. So please, I'm not in the habit of misleading the House. I'll come back to this. So,
16 kgs of heroin Delhi में पकड़ा गया. On that also 6/11/2021 the case has gone to the NIA. இசிலியே நான் தமிழ்ல திருப்பி சொல்ல விரும்புறேன். இங்க பிடிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு ஹெரோயினும் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அரெஸ்ட் எல்லாம் கூட இப்ப NIA டீல் பண்றாங்களே தவிர அது என்ன ஆச்சுன்னு நீங்க கேட்டீங்க. அதுக்கு நான் தமிழ்ல உங்களுக்கு விவரமா பதில் சொல்ல விரும்பினேன். அதுதான் சொல்லிருக்கேங்க. I'm sure many of you all have understood from the flow. Yeah, I can understand. So, Honorable Speaker, sir. Sorry. दोबारा बोलो. माइक चालू करिए. Rupees 3,000 crores of the Minicoy Island in Lakshadweep in the Arabian Sea. Do you have the information? I don't have it readily, sir. On those, I don't have it. So, அமைச்சர் அவர்கள் sorry, sir. Sorry. हो गया सर, अभी बंद कर दो सर, रिप्लाई पूरा होना है. மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு Sorry, sir. नहीं. दो मिनट 5 मिनट बोलेंगे पूरा करो. Sir, बैठो बैठो यार, बैठो. हो गया अभी यार, भाई बहुत हो गया. sir, therefore, the அவர் கேளுங்கய்யா என்ன கேட்டீங்கன்னு அப்படி आप बोलते जाइए मैडम, अन्य से ज्यादा होता है. Sir, since you have allowed me to continue, மன்னிக்கணுங்க. அவர் ஐயா உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்ததா தெரியல. So, sir, माननीय स्पीकर सर, इसीलिए मैं जवाब ठीक है, मुतीन को भी बोलने. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू. Sir, therefore, this bill, I appeal to the honorable members, is only to correct that error, to replace the ordinance, and obviously as soon as we do this, we'll have to also surely inform the court that done the correct through legislature. So I would appeal to all the members, while the larger issues all of you all have spoken about will constitute a meaningful, very substantive debate, and I'm very thankful for that. To the limited extent of replacing this ordinance, I appeal to all the members to please be as one voice, help removing the error out of the law so that there is consistency. And I hope my answers on retrospective application is good enough, and therefore I request the speaker to help us pass this amendment bill. Thank you. बी मेहताब जी. The three major issues have been addressed by